हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न द लॉ। लर्न द लॉ यूट्यूब चैनल में आज हम एक नई सीरीज़ लीगल बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और लीगल बुलेटिन का आज ये पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड के लिए हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। काफ़ी समय से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के बाहर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कुछ घटनाएं भी हुई जिसकी वजह से आज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लगभग सभी के व्यू और एनालिसिस में है। तो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस मार्केट में फैले हैं उनको क्लियर किया जाए और साथ ही साथ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पर भी रोशनी डाली जाए जो मौजूद हैं लेकिन उनका रिलेशन या उनका एग्जिस्टेंस हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना पब्लिसाइज़ करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स से रिलेटेड एक एस्पेक्ट यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो और साथ के साथ वो समझ सकें कि आखिरकार सरकार और किसान एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े हो गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर डिस्कशन करने से पहले या इसके लीगल एनालिसिस को करने से पहले ये उचित होगा कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पूरे कंसेप्ट को समझ लें और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फार्मर्स से रिलेटेड हैं उन पर भी हम गौर करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रहना या ना रहना किसानों के हित में या किसानों के अहित में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए दी जाती है और ये एक गवर्नमेंट बैक्ड प्राइसिंग सिस्टम है जिसमें सरकार ये निर्धारित करती है कि जिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस को उसने सिलेक्ट किया है उन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस की मिनिमम प्राइस क्या होगी और ये दरअसल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की प्राइस है और इसे बेंचमार्क प्राइस भी लोग मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे आई इंडियन सिस्टम में और किस तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये पूरी बहस शुरू हुई है। आइए, if we look back to the time of 1961 इंडियन हिस्ट्री में या इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि 1961 में हमें चाइना के साथ वॉर करना पड़ा। इस वॉर को करने के लिए इंडिया को काफ़ी कुछ खोना पड़ा और इंडिया के रिसोर्सेज में काफ़ी कमी भी आई। चाइनीज़ वॉर की वजह से हमारी इकोनॉमी वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी किसी तरह से और 1963-64 में इंडिया में फूड क्राइसिस आई और जिसे आप हिंदी में भुखमरी भी कह सकते हैं, अकाल भी कह सकते हैं। अकाल आया और उस अकाल के समय स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को बेसिक जो फूड है, जो बेसिक नेसेसिटी है उनकी, चावल और आटा और दाल, ये बेसिक नेसेसिटी भी हम पूरी नहीं कर पा रहे थे। 1963-64 के फेज़ में अगर हम देखें तो एमएसपी से रिलेटेड जो डिटर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है वो 1963-64 में हुआ। सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया कि लोग कृषि की तरफ, खेती की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कृषि और खेती में जो उच्च वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि खेती किसानी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र नहीं आती है। तो हम ये समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट एक्चुअली कहाँ जा रहा है और किस तरह से जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की नेसेसिटी सरकार को है। देखिए, इसी समय में प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट शुरू किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हिंदी में इसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं।
हरित क्रांति में कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया गया था कि सरकार फार्मर्स को जय जवान जय किसान के नारे से, जय जवान जय किसान के नारे से प्रोत्साहित कर रही थी और ये कह रही थी कि आप एग्रीकल्चर को इतना प्रमोट करें, इतना एग्रीकल्चर में अपना टाइम इन्वेस्ट करें कि इंडिया इस फूड क्राइसिस से बाहर निकल आए। ये वो दौर भी था जब इंडिया में यूएसए जैसी बड़ी इकोनॉमीज से फूड का इंपोर्ट किया जाता था। फूड इंपोर्ट मतलब हम उनसे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे बाहर के देशों से ताकि हम अपने देश की जनसंख्या की फूड की डिमांड को पूरा कर सकें। उस समय चूंकि किसानों में कृषि के प्रति इतनी रुचि नहीं थी, इसीलिए सरकार ने ये कहा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो वीट और राइस की है और वीट और राइस के लिए जो भी प्रोडक्शन करेगा उसे एक बेंचमार्क प्राइस सरकार देगी, क्योंकि सरकार का ये लक्ष्य था कि सभी लोगों तक अकाल की स्थिति में इससे बाहर निकलने के लिए सभी लोगों तक वीट और राइस मैंडेटरीली पहुंचाया जाए। उसके लिए सरकार ने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी साथ ही खड़ा किया, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें कई ऐसे वर्ड्स हैं पूरे इस कॉन्सेप्ट में जिनको आपको याद रखना चाहिए, जो आगे चीज़ों को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम ये है कि जो अनाज, जो भी फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है, उसको इस डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए लो इनकम ग्रुप्स और फैमिलीज़ तक पहुंचाया जाता है। ये इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि उनकी बेसिक फूड नेसेसिटीज़ पूरी हो सकें। बेसिक फूड नेसेसिटीज़ पूरी हो सकें। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इस पर अलग डिबेट है और इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पहले जो कुछ हो रहा है उस पर अलग डिबेट है। देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक जो भी वीट और राइस पहुंचता है वो एमएसपी पर प्रोक्योर किया जाता है और गवर्नमेंट ने जिस एजेंसी को ये काम दिया हुआ है वो एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर किसानों से फूड ग्रेन्स खरीदती है, वीट और राइस खरीदती है और उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लो इनकम ग्रुप्स तक पहुंचाने का काम करती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एमएसपी से सिर्फ इतना रिलेशन है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कुछ भी प्रोक्योरमेंट खरीद कर रही है, यानी जो भी प्रोक्योरमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर करती है, ऑन गवर्नमेंट्स बिहाफ, और ये सारा का सारा एमएसपी पर होने वाला प्रोक्योरमेंट है। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रोल है इस पूरे चार्ट में। बहुत सारे मीडिया आर्टिकल्स इस पर लिखे जा चुके हैं, बहुत सारा इंटरनेट रिसोर्स अब खड़ा हो गया है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक एस्पेक्ट है एमएसपी का। एमएसपी का क्या एस्पेक्ट है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रोक्योरमेंट करती है फूड ग्रेन्स की एमएसपी पर और उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए लोअर इनकम ग्रुप्स तक पहुंचाती है। अब समस्या ये है कि एमएसपी एक्चुअली क्या है। हमें यहाँ से ढूंढना है कि एमएसपी क्या है। हम एमएसपी की रियल पोजीशन को समझ चुके हैं कि अच्छा, एमएसपी एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है जिसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है और उससे वीट और राइस लोअर इनकम ग्रुप्स के पास पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एमएसपी को कैसे डिसाइड किया जाए, एमएसपी को कैसे तय किया जाए कि एमएसपी कितनी होनी चाहिए फॉर एनी स्पेसिफिक फूड ग्रेन। देखिए, एमएसपी को डिसाइड करने के लिए फॉर्मूला बनाना था और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की एक कमेटी बनाई गई। प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की जो कमेटी थी उसका नाम था कमीशन ऑन फार्मर्स।
नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये कमीशन बनाया गया और इस कमीशन ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बनाने के 3 तरीके बताए हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझना है। स्वामीनाथन कमेटी ये कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकालने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहले को इसने नाम दिया है A2, दूसरे को नाम दिया है A2 प्लस FL और तीसरे को नाम दिया है C2। अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। A2 जो है वो कॉस्ट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन है, यानी कि सीड्स, फर्टिलाइज़र, पानी की जो सप्लाई है उसके लिए जो खर्चा हो रहा है, एग्रीकल्चरल इनपुट जो पूरा है वो A2 है। इसे हम कह सकते हैं इस तरह से, एग्रीकल्चरल इनपुट, जो एग्रीकल्चरल इनपुट है वो A2 है। स्वामीनाथन कमेटी का कहना ये है कि MSP को कॉस्ट इन्वेस्टेड इन प्रोडक्शन के बराबर माना जाए। ये एक तरीका है, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स। सेकेंड इज, ये कॉस्ट तो है ही है, लेकिन अगर फार्मर्स की हम रियल पोजीशन को चेक करें तो हमें ये दिखाई देगा कि क्रॉपिंग सीजन में फार्मर की पूरी फैमिली क्रॉपिंग सीजन में उन फार्म्स पर काम करती है और कोशिश करती है कि जो भी उपज हो रही है उसमें जो प्राइम फार्मर है उसकी हेल्प की जाए। तो ये जो FL है ये फार्मिंग लेबर है और स्वामीनाथन कमेटी ये कह रही है कि अगर किसी फार्मर की फैमिली भी फार्मिंग या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो उसे फार्मिंग लेबर से कम कुछ अमाउंट से कॉम्पनसेट किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर और उसकी पूरी फैमिली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही इंक्लूडेड है। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ डिड्यूसिंग व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक और एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट है C2। C2 में A2 प्लस FL तो है ही है, प्लस इसके साथ साथ रेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कुछ अदर कॉस्ट्स भी हैं। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लस सम अदर कॉस्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन C2। और MS स्वामीनाथन कमेटी का ये कहना है कि A2 प्लस FL या फिर C2, इन तीनों में से किसी एक को गवर्नमेंट MSP मान ले और उसी को इन द फॉर्म ऑफ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसे लागू कर दे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हम कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2014 के इलेक्शन में NDA गवर्नमेंट ने ये कहा था दैट दे विल मेक द फार्मर्स इनकम 1.5 टाइम्स। 2014 के इलेक्शन में ये उन्होंने प्रॉमिस किया था फार्मर्स को कि फार्मर्स की इनकम 1.5 टाइम्स बढ़ा दी जाएगी, लेकिन 2014 से 2018 तक इन्होंने इसको नहीं किया। 2018 के बजट में गवर्नमेंट ने 1.5 टाइम्स बढ़ाया, लेकिन इसको बढ़ाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1.5 टाइम्स बढ़ाने की जो प्रॉमिस NDA की गवर्नमेंट ने किया था, उस प्रॉमिस में उन्होंने कौन सी कॉस्ट को 1.5 टाइम्स इंक्रीज किया है, जबकि स्वामीनाथन कमेटी का कहना यह था कि इस कॉस्ट को अप्लाई किया जाए। दिस वाज द रिकमेंडेशन। और फार्मर्स की भी यही डिमांड थी कि C2, जिसमें रेंट ऑन प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर वो फार्मर अपने उस लैंड पर फार्मिंग नहीं करता तो जाहिर सी बात है उसे कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से रेंट मिलता, उसे कुछ
रेंट की अर्निंग होती, लेकिन चूंकि वो फार्मिंग कर रहा है तो उसे रेंट का लॉस हो रहा है, तो इस रेंट को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। सो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमएसपी को ले डाउन करने का सिंपली, बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे, एमएसपी को डिसाइड करने का कि एमएसपी कितनी हो, उसको डिसाइड करने का कुछ इस तरह का फॉर्मूला एमएस स्वामीनाथन की कमेटी में बनाया गया था। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि एमएसपी एक बार अगर डिसाइड हो जाए तो कौन डिसाइड करेगा और ये कैसे गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई करी जाएगी। देखिए, एमएसपी से रिलेटेड सिस्टम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है और उस कमीशन का नाम है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। शॉर्ट फॉर्म इसका CACP है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। नेशनल कमीशन जो है वो रिकमेंडेशंस देती है। रिकमेंडेशंस किसको देती है? रिकमेंडेशंस दिया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट की कई सारी कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस है, वैसे ही एक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स होती है। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंडेशंस देती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, और इन रिकमेंडेशंस में वो ये डिसाइड करती है कि एमएसपी कितनी होगी फॉर द अपकमिंग क्रॉपिंग सीजन। जो आने वाला क्रॉपिंग सीजन है उसके लिए एमएसपी कितनी होगी, ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस कैबिनेट कमेटी को रिकमेंड करता है। और ये एडवांस में ही हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है ताकि फार्मर्स एक डिसीजन ले सकें, उन्हें एमएसपी की नॉलेज हो जाए कि आने वाला जो क्रॉपिंग सीजन है उसमें जो क्रॉप्स वो उगा सकते हैं उन पर मिलने वाली एमएसपी कितनी है, और वो ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें उस क्रॉपिंग सीजन में उन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना है या नहीं करना है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बाद एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, और गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देती है कि आने वाले क्रॉपिंग सीजन में जो क्रॉप्स हैं उनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होगी। सो दिस इज़ द वे हाउ एमएसपी इज़ डिटरमिन्ड एंड इज़ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक। सबको ये बताया जाता है कि एमएसपी आने वाले क्रॉपिंग सीजन में जो जो क्रॉप्स हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी होगी। गवर्नमेंट इस समय प्रोक्योरमेंट सिर्फ वीट और राइस का कर रही है, और साथ के साथ कुछ और भी मटेरियल्स का कर रही है। प्राइमरीली वीट और राइस का कर रही है गवर्नमेंट, प्रोक्योरमेंट करती है, और उसके साथ साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ज़रिए वो सभी तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और है कि यूपीए की जो गवर्नमेंट थी टिल 2014, उसने जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन पास कर दिया था। 2014 में यूपीए की गवर्नमेंट ने जाते जाते नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास कर दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ज़रिए इंडिया की कुछ आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को, और इसमें अगर मैं बात करूं इंडिकेटिव फिगर्स की, तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन, इस 80% जनसंख्या को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो गई। इसमें कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम देना चाहूँ, इसमें मिड डे मील की स्कीम चलाई जाती है, जो स्कूल में आने वाले सभी बच्चों को मील्स ऑफर करती हैं। इसमें फूड नेसेसिटीज़ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के नाम से भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एक तरह का कंपलसरी प्रोक्योरमेंट है।
कंपलसरी प्रोक्योरमेंट है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट ने कंपलसरी कर दिया कि वो प्रोक्योरमेंट करेगा ही करेगा। अब ये प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट डायरेक्ट तो कर नहीं रही, एफसीआई से करा रही है और एफसीआई एमएसपी पे कर रही है। दिस इज हाउ द होल सिस्टम गेट्स इंटीग्रेटेड। ये कुछ इस तरह से चीज़ों का आपस में मिक्सचर हो जाता है। क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपलसरी प्रोक्योरमेंट करना है क्योंकि उसे फूड सिक्योरिटी देनी है टू 80% ऑफ पॉपुलेशन, और इस प्रोक्योरमेंट को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोक्योरमेंट करती है विच इज़ ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेट। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई, प्रॉब्लम आई एफसीआई में। एफसीआई में करप्शन बहुत है, ऐसा लोग कहते हैं कि एफसीआई में करप्शन होने की वजह से क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स जो पीडीएस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चला रही थी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आने के बाद वो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है कि इस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को फूड की अवेलेबिलिटी कराना ही कराना है, और उसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम से रिप्लेस कर दिया गया, और गवर्नमेंट का जो पहले प्रोक्योरमेंट ऑप्शनल हुआ करता था उस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को कंपलसरी भी बना दिया गया। लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, करप्शन है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जो फूड ग्रेन्स टीपीडीएस के थ्रू पब्लिक तक पहुंच रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, क्वालिटी इज़ पुअर, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि प्रोक्योरमेंट पर बहुत खर्चा हो रहा है लेकिन टारगेटेड पॉपुलेशन को क्वालिटी फूड नहीं मिल रहा है, इसलिए इस पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है। अब देखते हैं कि एमएसपी इसमें प्रॉब्लम कैसे बन गई। देखिए, गवर्नमेंट ने किसानों को साहूकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए जिस कमेटी का निर्माण किया था उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का काम ये है कि इसका जो ट्रेड एरिया है, इसका जो ट्रेड एरिया है, उस ट्रेड एरिया में जब भी पहला प्रोडक्शन होगा, फर्स्ट प्रोडक्शन, यानी किसान ने अपने खेत पर जो फसल करी उस फसल का पहला हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में ही बेचा जा सकता है। गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी फार्मर, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी फार्मर टू सेल द फर्स्ट प्रोडक्शन इन APMC विच इज़ लोकेटेड इन अ ट्रेड एरिया, जिसका अपना एक ट्रेड एरिया है, उसी में इसको अपना फर्स्ट प्रोड्यूस बेचना है। और अगर कोई और इसे खरीद रहा है, अगर किसी और ने इसको खरीदा तो उसने एक ऑफेंस किया है, उसने क्या किया है, एक अपराध किया है। और इस तरह से गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी कि वो किसानों को साहूकारों के उत्पीड़न से बचा सके और उन्हें उनके प्रोडक्शन की एक अच्छी वैल्यू दिला सके। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का सिर्फ काम ये था कि जैसे ही क्रॉपिंग सीजन के बाद क्रॉप्स तैयार होंगी, फसल तैयार होगी, उसे सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में बेचना है। ये APMC का काम था। अब जो 2020 में लेजिस्लेशंस पास हो रहे हैं, 2020 में 3 लेजिस्लेशंस पास हुए, उन्होंने देखिए चेंजेस क्या किया। सबसे पहला चेंज ये किया कि APMC के लिए जो रेस्ट्रिक्शन थी, मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन जो थी कि सबसे पहला आपको प्रोड्यूस APMC में ही बेचना है, इसको ख़त्म कर दिया। और फार्मर्स को ये ऑप्शन दिया कि वो APMC के साथ साथ किसी और ट्रेड एरिया में भी अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को
बेच सकते हैं। तो एपीएमसी को अबॉलिश नहीं किया गया है। एपीएमसी के अलावा फार्मर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो एपीएमसी के साथ साथ किसी और ट्रेड एरिया में भी अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल आउट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेजर चेंज विच इज ब्रॉट आउट बाय द 3 की लेजिस्लेशंस पास्ड इन 2020। नंबर 2, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है भी, अगर हम ये मान लें कि इस फार्मिंग लेजिस्लेशन पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट सिर्फ इतनी है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, उस पर सेंटर लॉ बनाएगा या स्टेट लॉ बनाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 2 में है, जबकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पर लेजिस्लेशन बना रही है वो एंट्री 33 ऑफ कंकरेंट लिस्ट है। दिस एंट्री 33 वाज क्रिएटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो डिबेट इस पर है कि सेंटर कानून बना सकती है या स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना यह है कि हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एंक्रोचमेंट ऑफ द स्टेट्स राइट नहीं किया है। हमने एंट्री 33 कंकरेंट लिस्ट के अंदर इन लॉज को बनाया है एंड दे आर परफेक्टली ओके। इसका सेकंड पार्ट भी है कि जिस प्रोसीजर से इन लेजिस्लेशंस को पास किया गया, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो किया गया है, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था और कोरोना क्राइसिस की वजह से सीट्स ऑफ द लेजिस्लेटर्स was spread across because of the norms of social distancing। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन फिर इशू वही आ जाता है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पर कोई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती। सो दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लॉज कि एपीएमसी में ही अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच सकता है किसान फॉर द फर्स्ट टाइम। इस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी हम आगे आगे जैसे जैसे होगा डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का या इस कॉन्सेप्ट का एमएसपी से क्या रिलेशन है। देखिए, नाउ वी आर मूविंग टू द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ आवर डिस्कशन। अब हम केंद्र पर आ रहे हैं, केंद्र बिंदु पर। इसको हम कुछ इस तरह से स्टडी करते हैं। पहला कि फार्मर्स, why farmers are demanding statutory MSP। स्टैट्यूटरी का मतलब ये है कि जो लेजिस्लेशंस बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उन लेजिस्लेशंस में ही एमएसपी का भी जिक्र हो, एमएसपी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोविजन हो जो ये कहे कि एमएसपी सरकार के लिए एक बंधन है, सरकार को एमएसपी देनी ही देनी है। ऐसा फार्मर्स क्यों कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इसका आप रियल रीज़न ढूंढेंगे तो वो आपको डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप में मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सपोज करिए कि एमएसपी नहीं है आज के सिस्टम में। आज का समय चल रहा है 2021। 2021 में इंडिया फूड के मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में पहली बात तो सरप्लस है, दूसरी बात एक्सपोर्टर भी है। अब हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं, बल्कि सरप्लस भी हैं, और हम फूड ग्रेन्स को अब एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम एक्सपोर्टर हैं। अगर डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तभी तो हम सरप्लस की स्टेज में हैं। देखिए, डिमांड कम है रिलेटिवली, जितना हमारा प्रोडक्शन है उससे कहीं ज़्यादा, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है, इसीलिए डिमांड कम है रिलेटिवली और सप्लाई ज़्यादा है। जब ये इक्वेशन मार्केट में होती है तो प्राइसेस फॉल करती हैं। आपने कई यूट्यूब पर और
मीडिया में ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि फार्मर्स अपनी क्रॉप को, अपने फसल को, अपने उपज को, अनाज को बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका दाम कुछ नहीं बचा है। तो प्राइसेस फॉल होने का एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है कि जब डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगी। अगर मान लीजिए एपीएमसी में बेचने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को हटा दिया जाए तो मार्केट में सप्लाई और बढ़ जाएगी फूड ग्रेन्स की और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस नीचे चली जाएंगी। देखिए, दिस विल कॉज प्राइस क्रैश। इसकी वजह से प्राइस क्रैश होगा। क्यों होगा? क्योंकि सप्लाई पहले से ज़्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड सप्लाई बैलेंस आप बनाएंगे तो प्राइस क्रैश हो जाएगी। और अगर एमएसपी भी नहीं है, अगर एमएसपी भी नहीं है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकाल ही नहीं पाएगा कोई। जो कॉस्ट आपकी लग रही है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, अगर हम उसे A2 + FL ले लें, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि A2 + FL स्वामीनाथन कमेटी का एक आइडिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि आप एपीएमसी की जगह कहीं पर भी बेच सकते हैं तो जहाँ अच्छा रेट मिल रहा होगा सभी वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ पर सभी के पहुँच जाने से क्या होगा, सप्लाई इंडेक्स शूट कर जाएगा और डिमांड कम होने की वजह से प्राइस क्रैश हो जाएगी। और ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि किसान को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी वापस न मिल पाए। इसलिए फार्मर्स ये चाहते हैं कि स्टैट्यूटरी एमएसपी लगा दी जाए ताकि डिमांड सप्लाई का जो ये रिलेशन है, ये जो रिलेशन है डिमांड सप्लाई का, इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से, इसमें होने वाले प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से फार्मर्स को लॉस ना हो और एटलीस्ट उन्हें इतनी तसल्ली हो कि जिस भी क्रॉपिंग पैटर्न में वो एंगेज्ड हैं उसमें कम से कम इतनी सपोर्ट प्राइस उन्हें मिलेगी ही मिलेगी। डिमांड सप्लाई क्योंकि हमारे यहाँ सरप्लस है, इस वजह से प्राइसेस शूट या क्रैश न कर जाएं। ये देखिए, कुछ भी हो सकता है, शूट भी कर सकती है और क्रैश भी कर सकती है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फार्मर्स स्टैट्यूटरी एमएसपी को क्यों डिमांड कर रहे हैं। देखिए, स्टैट्यूटरी एमएसपी को फार्मर्स इसलिए भी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब की जा सकेगी और एग्रीमेंट्स बिटवीन फार्मर्स एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किए जा सकते हैं और उनमें एक सुइटेबल प्राइस कोट की जाएगी इन एडवांस। देखिए, सुइटेबल प्राइस। नाउ दिस सुइटेबल प्राइस जिसकी बात की जा रही है, दिस विल अगेन बी अटैक्ड बाय डिमांड सप्लाई रिलेशन। कॉरपोरेशंस जो एग्री बिजनेस में है वो कम है फिलहाल और सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि सभी बेचना चाहेंगे, तो डिमांड सप्लाई फिर मिसमैच हो जाएगा और यहाँ पर फार्मर्स को फाइनेंशियल लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा और साथ के साथ ओवरबर्डनिंग भी होगी। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का बर्डन, जो एग्रीड क्वांटिटी ऑफ ग्रेन है उसको कम से कम प्रोवाइड कराने का बर्डन, ये भी होगा। तीसरा देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट, जो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें थर्ड एस्पेक्ट ये है कि मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट का प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड सप्लाई रिलेशन पर चलता है और इस केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें जो फैमिली लेबर है उसका कोई स्कोप नहीं। फैमिली लेबर का कंपनसेशन चला जाएगा। अगर हम ओपन मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन को लागू करते हैं तो जो फैमिली का एफर्ट है
उस कल्टीवेशन में किसान की जो पूरी फैमिली उसकी मदद कर रही है, वो फैमिली लेबर मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन के कॉन्सेप्ट से वॉश आउट हो जाता है। इस वजह से फार्मर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी न किसी अधिनियम में, किसी न किसी स्टैट्यूट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंडिकेट करवाना है और सरकार को चाहिए कि वो उन्हें एमएसपी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी एश्योरेंस दे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सरकार आखिरकार क्या चाहती है, क्यों सरकार कुछ और कह रही है और किसान कुछ और कह रहे हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, सरकार ये कह रही है कि ना तो पहले कभी एमएसपी से रिलेटेड कोई स्टैट्यूट रहा है और ना आज के ये जो 3 स्टैट्यूट्स हैं इनमें एमएसपी का कहीं कोई जिक्र है, ना तो ये हटा रहे हैं ना लगा रहे हैं। तो एमएसपी से रिलेटेड ओवरऑल तीनों स्टैट्यूट्स का कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। ऐसे कंटेक्स्ट में हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि एमएसपी से रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या थिंकिंग है, क्या आइडियोलॉजी है, उसका क्या स्टैंड है। लेट अस कम टू दैट। यस, सो नाउ लेट अस डिस्कस कि गवर्नमेंट आखिरकार एमएसपी पर कोई एक अपनी फाइनल ओपिनियन क्यों नहीं दे पा रही है। लेट अस डिस्कस दिस नाउ। गवर्नमेंट और फार्मर्स के इस टसल को सुलझाया तभी जा सकता है जब हम इसको बहुत गहराई तक समझ लें। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स स्टैंड। अब हमें ये देखना है कि सरकार का इसके बारे में क्या सोचना है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्टैंड ऑन एमएसपी। प्राइमरीली गवर्नमेंट के अपने 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। जैसे फार्मर्स के 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैसे ही गवर्नमेंट के भी अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला, सरकार के पास जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है, उसके हिसाब से लेस देन 6% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर बेनिफिटेड ऑफ एमएसपी। ये सबसे बड़ा एक कारण है। सरकार ये देख रही है कि पूरे देश के 6% से भी कम किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अभी तक सिस्टम चला आ रहा है उसका बेनिफिट मिल रहा है। इसमें अगर मैं पिछले साल के डाटा की बात करूं तो रफली तकरीबन 80% वीट और मोर देन 70% राइस केवल 2 स्टेट से आ रहा है, जिनका नाम है पंजाब और हरियाणा। तो आप अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों किसी और स्टेट के फार्मर्स नहीं हैं। एफसीआई का टोटल इंडियन प्रोक्योरमेंट का 80% प्रोक्योरमेंट पंजाब और हरियाणा से आता है और बाकी सारे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन एमएसपी, कि उनके पास ये डाटा है कि 6% ऑफ द फार्मर्स दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के होने से भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। लेट अस डिस्कस द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि सरकार ये जानती है कि एफसीआई में जो भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, अब उन्हें हम करप्शन कहें या स्टोरेज के प्रॉब्लम्स कहें या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में स्ट्रेंथ की कमी कहें, जो भी एफसीआई के ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो टीडीपीएस के द्वारा जा रहा है, क्वालिटी ऑफ फूड, इसकी क्वालिटी लगातार टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड क्वालिटी लगातार गिर रही है। इसलिए भी सरकार ये सोच रही है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बजाय ओपन मार्केट फंक्शंस को प्रमोट किया जाए। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इंडिया में हर तरह के बिजनेस ऑपरेशन को फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। हम ये जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी को फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, देखिए ट्रेड का सिर्फ मतलब यहाँ पर ये है द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड इज सिंपली
द बाइंग सेलिंग इक्वेशन। ट्रेड का मतलब सिर्फ बाइंग और सेलिंग है। तो अगर इंडिया में किसी भी तरह का बिजनेस ऑपरेशन हो, उसे ये फ्रीडम है कि वो थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी ट्रेड एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि फार्मर्स को भी ये राइट होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे फार्मर्स को ये राइट अवेलेबल नहीं हो पाता है। दिस इज़ द थर्ड लॉजिक विच इज़ हिटिंग द गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन, कि एग्रीकल्चर को भी इन टोटलिटी और बिजनेस वेंचर्स की तरह प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या किसान को, क्या फार्मर को इन लेजिस्लेशन से कोई फ़ायदा होगा? इज़ देयर एनी बेनिफिट? हम उस बेनिफिट को तलाशने की कोशिश करते हैं, एंड स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए क्या है, अगर मार्केट सिस्टम प्राइस डिटरमाइन करेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन करेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो होल लॉट पर नहीं, क्वालिटी वाइज करेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि वीट क्रॉप्स में भी कई पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के वीट होते हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो मार्केट सिस्टम के द्वारा होगा वो क्वालिटी वाइज होगा, और इस क्वालिटी को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहने के लिए एग्रीकल्चरल इनोवेशन को प्रमोशन मिलेगा। एग्रीकल्चरल इनोवेशन को प्रमोशन मिलेगा। दिस इज बेनिफिट नंबर 1, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट फार्मर्स को ही जाएगा। दूसरा, अगर ओपन मार्केट सिस्टम होगा तो न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये ट्रेड फिजिकल मार्केट में भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के ज़रिए भी हो सकता है। तो किसानों को न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दिस कैन बी बेनिफिट नंबर 2। बेनिफिट नंबर 3 अगर किसानों को मिल सकता है तो वो ये है दैट दे कैन गेट प्राइसेस proportionate to क्वालिटी। इससे इन टोटल क्वालिटी का अपग्रेडेशन होगा, और चूंकि इनोवेशन उसको सप्लीमेंट भी कर रहा है तो प्राइसेस लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगी। अगर हम एमएसपी की बात करें तो आज तो एमएसपी का फ़ायदा बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट सिस्टम को हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो चूंकि इनोवेशन लगातार होता रहेगा, क्वालिटी अच्छी होती रहेगी, इसलिए प्राइसेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लगेंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब किसान को अपने उत्पाद की, जो उसका प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसकी अच्छी प्राइसेस मिल पाएंगी। लेकिन चूंकि अभी इतना मूवमेंट चल रहा है, इतना झगड़ा चल रहा है, तो गवर्नमेंट को फ़िलहाल के लिए क्या करना चाहिए, कुछ हमारे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो शायद आपको कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। पहला, गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसका जो मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शन है उसे हटा देना चाहिए, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में सिर्फ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक कंपल्शन नहीं है, इनका कार्टेलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके द्वारा प्राइस मैनिपुलेशन, इनके द्वारा किए जाने वाला करप्शन, ये सब काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो एपीएमसी की जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट हटा रही है थ्रू वन ऑफ द लेजिस्लेशंस पास्ड इन 2020, इट स्टैंड्स वेरी यूजफुल फ्रॉम द फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एकदम से नहीं हटाना है, दिस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड।
फ़िलहाल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सिद्धांत को लेकर के चलें, क्योंकि जब आप ओपन मार्केट इकोनॉमी में एकदम से एग्रीकल्चर को अलाउ करेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाएंगी और हो सकता है डिमांड सप्लाई इक्वेशन प्राइसेस को बीट कर दे। इस वजह से फार्मर्स को हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो देयर शुड बी सम रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसके द्वारा एटलीस्ट एक बेंचमार्क प्राइस, मिनिमम सेल्स प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना करके एक बेंचमार्क प्राइस हर क्रॉप की एटलीस्ट गवर्नमेंट को डिसाइड कर देनी चाहिए, ताकि जो बिग कॉरपोरेशंस हैं, जो फूड प्रोसेसिंग या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन से फार्मर को बचाया जा सके। तो एटलीस्ट एक, अगर गवर्नमेंट एमएसपी को भी नहीं करना चाहती है तो इसका एक पॉसिबल अल्टरनेटिव हो सकता है प्राइस बैंड मैकेनिज्म। प्राइस बैंड मैकेनिज्म गवर्नमेंट अडॉप्ट कर सकती है और इसमें ये कह सकती है कि कोई एक क्रॉप इस प्राइस बैंड में ही बेची जाएगी, इससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है और हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी इक्वेट करने में आसानी होगी। तीसरा देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है फैमिली लेबर की, क्योंकि मार्केट डिटर्मिनेशन में फैमिली लेबर काउंटेड नहीं है। फैमिली लेबर को इक्विटी के ग्राउंड्स पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी स्टैट्यूट में एक प्रोविजन देना चाहिए कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी इसे भी कॉम्पनसेट किया जाए। यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें अगर कोई भी फार्मर फैमिली लेबर को एज अ कॉस्ट इंक्लूड कराना चाहता है तो उसे भी स्टैट्यूटरी बैकिंग मिले, उसे प्रोविज़न के द्वारा एटलीस्ट एक स्कोप मिले कि फैमिली लेबर को भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि फार्मर को अपने द्वारा इन्वेस्ट की गई कॉस्ट का एक्यूरेट रिटर्न या एटलीस्ट एक एप्रिशिएटिंग रिटर्न मिल सके। सो दिस वाज अ जनरल इंसाइट टू द डिबेट गोइंग ऑन इन रिलेशन टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उम्मीद करते हैं कि आपको इस डिस्कशन से कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, थोड़ा बहुत आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी होगी। आप इन लॉजिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते रहिए और सोसाइटी के साथ एंगेज होने की कोशिश करिए, लोगों से बात करिए, ओपिनियंस पढ़िए कौन क्या कह रहा है, और साथ के साथ ये जो फंडामेंटल थ्योरी है ये अब आपकी इस किसान आंदोलन को, ये फार्मर्स मूवमेंट को समझने में काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगी। सो वी विल बी कमिंग आउट विद एपिसोड 2 ऑन सम अदर टॉपिक इन सम डेज। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और साथ के साथ अगर आपके मन में इस पूरे डिबेट से रिलेटेड, इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू।